न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी अपने दैनिक कार्यक्रम थर्ड एम्पायर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको ले चल सकते हैं 25 साल पहले और लगभग 50 साल पहले महाराष्ट्र की राजनीति। 25 साल पहले 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का निर्माण किया था और उसके बाद उन्होंने राजनीति में अपनी भागीदारी जारी रखी। कई बार मुख्यमंत्री रह चुके थे वो महाराष्ट्र के, और उसके बाद उन्होंने लगातार महाराष्ट्र में एनसीपी के माध्यम से अपने प्रभाव को बढ़ाना और अपने प्रभाव को स्थिर रखना बेहतर ढंग से सीखा और जारी रखा। राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी बनाकर, हालांकि ये महाराष्ट्र सरकार में भी एनसीपी भागीदारी रही और केंद्र में भी भागीदारी रही, तो ये 25 साल पहले बनी थी पार्टी। मैं आपको दोनों बातें साथ लेके चलता हूँ। और करीब 50 साल से ज्यादा 55 साल पहले एक पार्टी बनी थी शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे ने बनाई 57-58 साल पहले। तो एक ने तो सिल्वर जुबली पूरी की थी कि चुनाव आयोग ने अपना प्रेम पत्र यानी फरमान जारी कर दिया कल परसों के दिन, जो 25 साल से पहले जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ने बनाई थी, वो पार्टी को चुनाव आयोग ने, अब चुनाव आयोग बोल दो या मोदी जी बोल दो, चुनाव आयोग ऐसे क्या करता है? चुनाव आयोग तो केचुआ है, चुनाव आयोग तो तोता है, चुनाव आयोग तो ऐसी नागिन है जिस पर बीन बजाते हैं मोदी जी तो नाचने लगती। चुनाव आयोग को कितने संज्ञाओं से विभूषित किया जाए, बहुत सारी संज्ञाएं हैं जो विभूषित की जाती है। अब चुनाव आयोग कितना इंपॉर्टेंट है मोदी जी के लिए, ऐसा कभी नहीं रहा किसी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव आयोग इंपॉर्टेंट हो। कि चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक जारी कर दिया कानून कि ऐसा है, चुनाव आयोग चुनाव इलेक्शन चीफ कमिश्नर की नियुक्ति में प्रधानमंत्री रहेंगे और एक विरोधी पक्ष का नेता रहेगा और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, यानी वो खुद। मगर हम नरेंद्र मोदी जी को कैसे बर्दाश्त, क्योंकि अब दो इधर विरोधी पक्ष का नेता और चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस तो न्यूट्रल होते हैं, तो संभावनाएं जरा कम हो गई मोदी जी के चलने की, प्रधानमंत्री। तो उन्होंने एक अध्यादेश लेके आए और उन्होंने चीफ जस्टिस को हटा दिया। तो वो क्यों हटा दिया कि चीफ जस्टिस रहेंगे, जो प्रधानमंत्री जिस मंत्री को बोलेंगे वो रहेगा, यानी हमेशा हमेशा दो लोगों का बहुमत रहेगा और चुनाव आयोग में जो मोदी जी कहेंगे वो होगा। तो यही चुनाव आयोग ने क्या किया 2 दिन पहले, शरद पवार को, जो शरद पवार एकदम सीधी, किसी ऐसे मोंटेसरी केजी 9वें-10वें वाले को बुला के बोलो जिसको राजनीति नहीं भी आती है कि 25 साल पहले शरद पवार ने ये पार्टी शुरू की थी। आज शरद पवार का विरोध करके जाने वाले उनके मैनेजर नुमा अजीत पवार, उनके जो भतीजे हैं जिनको उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाया, वो उन्होंने ये पार्टी छीन ली मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन, विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अब बड़ा दुख होता है, कभी ऐसे राजनीति में ऐसी घटनाएं आती हैं कि एक व्यक्ति ने 25 साल से एक पार्टी को पाला पोसा और वो दूसरा छीन ले गया, वही छीन ले गया जिसको उसने राजनीति में पाला पोसा, अजीत पवार। तो दुख और कहां से आते हैं? दुख इन्हीं परिस्थितियों से तो आते हैं।
अब उनको बोला गया कि आप 2-3 नाम दे दीजिए, आप नई पार्टी बना। तो शरद चंद्र पवार एक बड़ा दुख होता है। एनसीपी शरद चंद्र पवार, ये उनकी पार्टी का नया नाम है, एनसीपी शरद चंद्र। ये तो एक पक्ष हो गया 25 साल पहले का, वो पार्टी टूट गई और शरद पवार उससे अलग कर दिए गए और शरद पवार को अलग पार्टी बनानी पड़ी। ये एक फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट शिवसेना। 19 जून 1966 को शिवसेना का जन्म हुआ। बाला साहब ठाकरे मराठी अस्मिता की पहचान, मतलब उन्होंने कौन मुख्य, तो कई चीजें थी 5-7, लेकिन मैं 3 बात बोला। मराठी अस्मिता, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद के आधार पर उन्होंने शिवसेना का गठन किया और एक सामाजिक संगठन रहते रहते उन्होंने काफी राजनीति में हिस्सा लिया, राजनीति को प्रभावित किया। और देखिए, अब यहां से ही समझ लिए शिवसेना की हैसियत, बाला साहब ठाकरे की हैसियत, कि बाला साहब ठाकरे ने, मैं मिला हूं उनसे, दो बार मिला हूं मैं। वो मेरे संपादक जी के, धर्मवीर भारती के पड़ोसी थे और एक मुद्दे को लेकर मुझे उनके पास भेजा गया था, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। तो नेक इंसान थे, तर्रार भी थे। और मुझे याद है, मैं वो बता ही दूं कि मैं उनसे इंटरव्यू करके नीचे, वो मेरा इंतजार कर रहे थे। धर्मयू को एक बड़ी पत्रिका थी, मैं तो नहीं, मैं धर्मयू पर तो, और उन्होंने कहा, बातचीत कर ली। तो उसके बाद उन्होंने कहा हमें जाना है हॉस्पिटल रेगुलर चेकिंग के लिए। तो मैं भी नीचे आया सबके साथ। वो एम्बुलेंस में अंदर गए, एम्बुलेंस में अंदर मतलब लेट गए जाके, और वो एम्बुलेंस आने लगी एकदम। मैं भी खड़ा था बाहर, उनके सहकर्मी खड़े थे कई लोग। तो उन्होंने एकदम से, फिर उसका दरवाजा खुलता है, मैं अब तो जीवन भर नहीं भूल सकता। एम्बुलेंस रुकी और एम्बुलेंस का दरवाजा खुला, और मैं नया बंबई आया था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने मेरी तरफ देख के अपने सहकर्मी से बोला, वो क्या ज्योना या जाने क्या बोला, तो मुझे जो शब्द याद आए। तो और उसके बाद जो है, मैं भी उनके पैर छुए और वो चली। अब मैं जाने लगा तो वो हमसे बोले कि आप, हमने कहा मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो कह रहे नहीं आप खाना खा के आइए। उनका मैं खाना खा के ही आया हूँ, मैं स्टेशन पे खाना खाया बांद्रा में और तब आया। कह रहे देखिए, आपको मैं कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ऊपर चलिए, आपके पास थाली आएगी, उसमें आप 1-2 और खाना खा लीजिए, फिर हाथ धो लीजिए और फिर जाइए आप। तो क्योंकि वो जब लौटेंगे तो पहला प्रश्न यही करेंगे कि वो जो धर्मयुग का लड़का आया था, उस समय में लड़का था, उसने खाना खाया कि नहीं। अरे बाप रे, इतना ध्यान रखते हैं, इतना ही है उनका। इसलिए मैं ऊपर गया, खैर थोड़ा वो मैंने चीजें खाई और उसके बाद जो हुआ। तो बाला साहब ठाकरे एक सिंसियर आदमी थे, उनसे 3 बार मेरा मिलना हुआ। तो अब उन्होंने शिवसेना बनाई और बड़ी ठाक के साथ शिवसेना चलाई। जब शिवसेना का बंद होता था तो हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया बीटी में था, टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने सड़क पर लड़के क्रिकेट खेलते, हम लोग तो आते ही थे कैसे न कैसे, क्योंकि अखबार नहीं बंद होता या पत्रिकाएं नहीं बंद होती। तो ये बाला साहब ठाकरे की धाक थी। उन्होंने एक बार बोल दिया बंद तो बंद, कुछ नहीं खुलता था, खाली दूध और जो जरूरत की चीजें थी। तो वो उन्होंने उनका, अब देखिए, मैं जिस पॉइंट पर मैं धीरे धीरे आ रहा हूं कि हिंदुत्व के नाम पर पहली सरकार महाराष्ट्र में कब बनी, तो जब बनी तो उसमें जो है ये भारतीय जनता पार्टी सेकंड पार्टनर थी, फर्स्ट पार्टनर शिवसेना थी। और शिवसेना ने ही भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में एंट्री दी। एंट्री दी का मतलब एक सम्मानजनक ढंग से एंट्री दी। उन्होंने उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा और मनोहर जोशी जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो शिवसेना के।
तो और सेकंड नंबर ये थे मतलब उस समय दो नेता थे, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे। खैर फिर धीरे धीरे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने पंजे फैलाने शुरू किए जैसे उनकी आदत है, और उन्होंने शिवसेना को सेकंड बना दिया और खुद फर्स्ट हो गए। ये हुआ कालांतर में। अब शिवसेना, बाला साहब ठाकरे ने अपने ही कार्यकाल में उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख बना दिया था, और अच्छे ढंग से उद्धव ठाकरे ने भी चलाया। उद्धव ठाकरे ने भी अपने पिता बाला साहब ठाकरे की जो नीतियां थी उनका पालन करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, और भारतीय जनता पार्टी ही प्रथम रही, और ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और इनके लोग मंत्री बने, और एक सहयोग से चल रही थी सरकार। दोबारा जीतने पर उद्धव ठाकरे ने जो बोला वो ये बोला कि हाँ, मुझसे ये कहा गया था कि 2.5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री, तो इस पर जो है अड़ गए देवेंद्र फडणवीस या जो भी भाजपा अड़ गई। खैर वो नहीं हुआ, और शिवसेना ने कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई, महाविकास आघाड़ी की सरकार, जो 2.5 साल चली। ठीक है, इतना साधारण गणित है। अब जो है मैंने आपको बताया कि अभी जो एक दिन पहले शरद पवार की एनसीपी का विभाजन हुआ, उसी तरीके से जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए तो ये बात गंवारा नहीं हुई मतलब नरेंद्र मोदी जी को, और उन्होंने सोचा कि महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, 80 सीटें यूपी में और सेकंड नंबर 48 सीटें महाराष्ट्र में, अगर ये, और उन्होंने जीती जितनी थी 48 में से 41। अब इस बार चूंकि शिवसेना अलग थी और शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस मिलकर, तो इनको तो 2 ही 3 सीटें, यानी जिसके पास 41 सीट थी 48 में, अब उसको 2-3 सीट की नौबत आ गई। तो जाहिर सी बात है, मोदी जी तो वो करते हैं ना जो उनको, सभी राजनीति को करते हैं जो उनको सूट करता है। अब चूंकि उनके पास एजेंसी है, उन्होंने शिवसेना तोड़ी, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद उन्होंने बड़ा, कई बार होता है ऐसे क्षण आते हैं कि एकनाथ शिंदे जब तोड़ रहे थे, रात में 2-2:30 बजे निकलते थे मतलब, और जाके मीटिंग करते थे और शिवसेना को तोड़ते थे, तो उद्धव ठाकरे ने एक बार घर बुला के पूछा कि भाई हम सुन रहे हैं कुछ तुम ये सब कर रहे हो, मीटिंगें कर रहे हो रात में, ये उन्होंने पैर पकड़ लिए उद्धव ठाकरे। जो सूचना हम लोगों तक है कि ये हो ही नहीं सकता, हम बाला साहब के सिकाब सिपाही हैं, हम कभी गद्दारी नहीं कर सकते। तो बाद में और अमृता फडणवीस जो हैं, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी, उन्होंने बाद में बोला कि रात में टी शर्ट, फेल्ट कैप और चश्मा, ऐसा विदेशी चश्मा पहन के एक जेम्स बॉन्ड की तरह देवेंद्र फडणवीस भी निकलते थे, और एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के थे उनसे मिलते थे, और तोड़फोड़ की बाकी सब आपको पता है कैसे जो है सूरत गए, सूरत बगल में ये महाराष्ट्र के, फिर कैसे गुवाहाटी गए, वो सारा गणित है। कुल मिलाकर शिवसेना जो 56 साल 1966 में बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, उसे एकनाथ शिंदे ने विभाजित कर दिया, और शायद ये फरवरी का समय था 2000। इलेक्शन कमीशन चूंकि मोदी, अब ये ट्रायंगल देख लीजिए कि एनसीपी में अजित पवार निकले और वो इलेक्शन कमीशन के पास, यहां से शिंदे साहब शिवसेना से निकले और वो इलेक्शन कमीशन मोदी जी का चमचा। उसने क्या किया, उन्होंने कहा भाई शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई, बाप रे बोलो, जिसको बाला साहब ठाकरे ने बनाया वो एकनाथ शिंदे की हो गई। मैं ऐसा नहीं कि एकनाथ शिंदे की नहीं हो सकती, लेकिन जो एक भाव था, पार्टी में एक भाव होती है ना, एक भावना होती है, और वही लोग आज उद्धव ठाकरे को के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियां सामने आई, तो दोनों पार्टियां विभाजित हो गई। ये बात हम आज ये कहना चाह रहे थे कि 25 साल बाद, 25 साल पहले बनी पार्टी भी आज 82 साल के शरद पवार जो है, नई पार्टी का नाम उनका आज ओके हुआ है, उसका नाम आपको बोला एनसीपी शरद चंद्र पवार।
साफ साफ बंटवारा हो गया। अब ये बंटवारा किसने किया? जाहिर सी बात है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को, एकनाथ शिंदे को हटाकर शिवसेना और मोदी जी ने चाहा महाराष्ट्र भाजपा के ही अंडर में रहे, और शिंदे के आने के बाद भाजपा शिंदे की बहुमत की सरकार थी। मगर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने, मोदी जी ने बोला एनसीपी 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार है, बस उसके दूसरे दिन ही अजीत पवार एनसीपी छोड़कर मोदी जी के साथ आ गए, और उनको भी उन्होंने शामिल कर, उन्होंने एक नई पार्टी उनकी बनाई, और वो भी इलेक्शन कमीशन में, जाहिर सी बात। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि और उसमें कल प्रदर्शन भी हुआ, मतलब दोनों पार्टियां, जो बाला साहब ने बनाई थी वो शिंदे के पास चली गई एक लाइन, और जो शरद पवार ने बनाई थी वो अजीत पवार के पास चली गई। अब देखिए, बाला साहब के पुत्र जीवित हैं, राजनीति में वही मुख्यमंत्री थे, मगर उन्हें धत्ता बताते हुए एकनाथ शिंदे वो ले उड़े, और उसी तरीके से शरद पवार जीवित हैं, उनको धत्ता बताते हुए ले उड़े। दोनों में सहयोगी है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग के सहयोगी मोदी जी। अब सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को पार्टी में काबिज करा तो दिया गया, क्या अब वो, मतलब मैं थोड़ा साधारण शब्दों में बोलना चाहता हूं क्योंकि ये बड़े टेक्निकल में, दोनों अपनी अपनी पार्टी में काबिज तो हो गए, लेकिन क्या अजीत पवार शरद पवार बन पाएंगे? एक मराठा नेता बन पाएंगे बड़े, जो शरद पवार जिस कद के हैं? जबकि 2 दिन पहले अजीत पवार 2-3 दिन पहले बोला कि हमने कभी आपको समर्थन दिया था, अब आप हमें समर्थन दीजिए। चलिए, ये तो सब आप लोगों की बातें हैं राजनीति की। उसी तरीके से तो क्या बाला साहब ठाकरे बन पाएंगे एकनाथ शिंदे? क्या शरद पवार बन पाएंगे अजीत पवार? जिससे भी पूछो सब बोलता नहीं। नेताओं के चले जाने से क्या वोट शिंदे और अजीत पवार के साथ चले गए? अब बोलिए, शिवसेना ले उड़े शिंदे, एनसीपी ले उड़े पवार, लेकिन वोट का क्या? कुछ नेता चले गए आपके साथ, वोट आपके साथ गया कि नहीं गया? अगर वोट गया था तो फिर क्यों नहीं आप मुंबई में बीएमसी के चुनाव कराने से कतरा रहे हैं बार बार? चुनाव आयोग तो आपके घर के बाहर ही बंधा हुआ है, क्या है वो आप तो समझ लो। आप आज बोलोगे, कल चुनाव आयोग बीएमसी का चुनाव घोषित कर देगा। तो वोट न तो शिंदे के साथ गया शिवसेना का, और वोट न ही शरद पवार का वोट अजीत पवार के साथ। तो बंबई कब लाया कि शिंदे और भाजपा, देखिए शिंदे प्लस भाजपा प्लस अजीत पवार, क्या ये महाविकास आघाड़ी का मुकाबला कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। अंधेरी पूर्व का मैं इलेक्शन याद दिला दूं, अंधेरी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, उपचुनाव था, लेकिन थोड़े दिन में वापस ले लिया, क्यों? उनको रिपोर्ट मिल गई कि शिवसेना ही जीतेगी। उस समय तो अजीत पवार की अलग भी नहीं हुए थे। तो ये हो गया अंधेरी पूर्व में, मतलब शिवसेना जीत गई और भाजपा ने कैंडिडेट वापस लिया। ये भी नहीं, खाली कस्बा सीट है पुणे की, वहां से भी पुणे की कस्बा सीट से भारतीय जनता पार्टी 30 साल से जीत रही थी, वो भी हार। तो भैया वोट आपको कहाँ मिल रहा है? बाला साहब ठाकरे की मराठी अस्मिता की गरिमा क्या एकनाथ शिंदे के अंदर ये मराठी लोग देख पाएंगे? अब आपका जवाब ढूंढिए। मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि शायद मुश्किल है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शरद पवार का एक महान मराठा नेता के रूप में जो स्वीकृति है, क्या वो अजीत पवार की हो पाएगी? एक साहब ने तो बिल्कुल साफ बोला कि ये तो मैनेजर लोग हैं, मैनेजर मालिक कैसे बन सकता है? एक साहब ने तो मुझे फंसाने की कोशिश की, कहने अच्छा ये शरद पवार बन जाएंगे अजीत पवार, एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे बन जाए। ठीक है, ये तो तभी हो पाएगा जब देवेंद्र फडणवीस मोदी बन जाएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस मोदी नहीं बन सकते, एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे नहीं बन सकते,
अजीत पवार, शरद पवार नहीं बन सकते। भाजपा ने बाकायदे एक बैसाखी इधर ले रखी अजीत पवार की, एक बैसाखी इधर ले ली एक नाथ शिंदे की, और ये बाकायदे जो है अगले 20-24 के इलेक्शन की ओर बढ़ना चाहते हैं, दूसरे की पार्टी में विभाजन करा के बढ़ना चाहते हैं, 48 सीटों की ओर बढ़ना चाहते हैं। मैं जरा सा याद दिलाऊं कि 48 सीटें में 25 पे भाजपा लड़ी थी 2019 में, उसमें 23 में जीती, 25 में से 23 जीती थी, और शिवसेना 23 में लड़ी थी, उसमें 18 जीती थी, यानी 41 सीट मिली थी। तो क्या 41 सीटों का यह परिणाम दोहराया जाएगा? क्या 2024 में ये दोहराया जा सकेगा? खेल तो 2024 का ही है। मोदी जी ने पार्टियों में विभाजन क्यों किया? जिस मोदी को मुख्यमंत्री बनाने में बाला साहब ठाकरे का हाथ था, जिस मोदी को, ऐसा सुनते हैं मैं, जिस मोदी को आगे बढ़ाने में आशीर्वाद था बाला साहब ठाकरे का, वही मोदी बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ डाले। वाह! जैसे रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ डाले, ये तोड़ने फोड़ने में बड़े उस्ताद हैं। कृष्णा पटेल तो पटेल परिवार को तोड़ डाले। इनका जो है जरा भी कहीं कुछ होता है तो हेमंत सोरेन के परिवार को नहीं तोड़ पाए, तेजस्वी के परिवार को नहीं तोड़ पाए, तो वहां ये टूट गए। तो शरद पवार हमेशा एक मतलब तेज तर्रार मराठा नेता है। अजीत पवार उनकी जगह ले पाएंगे नहीं। अभी देखो उनका विरोध शुरू हुआ, अभी अजीत पवार के लिए कल ही काल लोगों ने बंबई में जुलूस निकाल के, जो काका का नहीं हुआ वो महाराष्ट्र का क्या हुआ, जो अपने काका का मतलब शरद पवार, इनके विरोध में महाराष्ट्र में कई जगह प्रदर्शन हुए, ये खबरें हैं। तो लेकिन एक नाथ शिंदे के खिलाफ भी कई प्रदर्शन हुए। तो अब वो आ जाते हैं, क्या 48 में 41 सीटें ये एक नाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ ला पाएंगे? अजीत पवार और एक नाथ शिंदे को कैंडिडेट ही नहीं मिलने भैया। जो भी कैंडिडेट हैं वो सब हैं तो बाला साहब ठाकरे शिवसेना वाले, जो भी कैंडिडेट हैं वो हैं तो शरद पवार के प्रभाव क्षेत्र में। और शरद पवार ने हमेशा जो है लगातार पिछले कई दिनों से इस बात का एक आक्रमण जारी रखा है कि मतलब दो तरफ से आक्रमण चल रहा है। जैसे उद्धव ठाकरे अडानी ने को जो धरा भी दिया गया है उसके खिलाफ हुए, बार बार बोलते हैं अडानी को सारा महाराष्ट्र दे दोगे, यानी मराठी अस्मिता का मैं आपको जहां लाना चाहता था उतनी देर के बाद वहां ला रहा हूं। अब क्या उद्धव ठाकरे चुप बैठ जाएंगे और शरद पवार चुप बैठ जाएंगे? जी नहीं। अब वहां से मराठी अस्मिता का प्रश्न खड़ा हो रहा है। पिछले दिन ही शरद पवार ने कहा था नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया था। शरद पवार ने महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी और भाजपा से पूछा था, भाजपा से क्या पूछा था कि जब बाबरी गिराई जा रही थी तब आप लोग थे कहाँ? जब राम मंदिर की बात चल रही थी तो जब बाबरी गिराई जा रही थी तब आप कहाँ थे? या तो जब अयोध्या में बाबरी 6 दिसंबर 1992 को गिराई जा रही थी तब पूरे देश में नरसिम्हा राव सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया था, तब नरेंद्र मोदी और भाजपा किस बिल में छुपे थे? ये शरद पवार ने प्रश्न किया था अभी कुछ दिन पहले। मैं आ रहा हूं कि किस ढंग से मराठी अस्मिता और गुजराती अस्मिता के प्रश्न सामने आ रहे हैं। भाजपा ने तो चुप्पी साध ली थी। पवार ने आगे कहा, उस वक्त देखिए याद दिलाया शरद पवार ने, उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली थी। पूरी भाजपा और किसी दल का कोई व्यक्ति सामने नहीं आया था। बाला साहब ने कहा था कि अगर ये काम, अगर बाबरी को शिव सैनिकों ने गिराया है तो हमें उन पर गर्व। कोई नहीं आया था। पवार ने तंज कसते हुए ये भी कहा था कि जिस बाला साहब ठाकरे ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली, आज उसी शिवसेना और उनके पुत्र को उद्धव ठाकरे को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण नहीं दिया। ये शर्म की बात है। और शर्म की बात यह भी कि उन्हीं बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को
आज तोड़ दिया जाए। पवार ने सीधा इल्जाम लगाया कि भाजपा राम मंदिर का कारोबार कर, ये बहुत सारी चीजें हैं जो जो इसमें हुई। एक और चीज है जो मराठी अस्मिता के नाम पर उद्धव ठाकरे और ये कर रहे हैं शरद पवार। अब तो तेजी हो जाएंगी ना, शरद पवार फ्री हो गए, शरद पवार के साथ जिनको आना है आएंगे, और पूरा महाराष्ट्रियन लोग आएंगे, एनसीपी के लोग आएंगे, ऐसा तो कल से लगा। और अभी पिछले ही दिनों प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब अंबेडकर के पौत्र हैं, उनको भी अघाड़ी सरकार, अघाड़ी में इंडिया में लाने के लिए उनका प्रयास सफल हुआ। शरद पवार को, शरद पवार 82 साल में भी सक्रिय हैं, और तोड़ लो कितनी तोड़ोगे उनकी। उद्धव ठाकरे भी जहां जाते हैं, गुजर जाते हैं, वहां लाखों लोगों की भीड़ होती है। मैं आपको बता रहा हूं कि छूट गई बाला साहब की शिवसेना, लेकिन बाला साहब का पुत्र उद्धव ठाकरे जहां जाता है, शेर की तरह दहाड़ता है। उसने दहाड़ा अडानी के लिए, उसमें बहुत सारी बातें। आज जहां भी जा रहे हैं दौरे में, आदित्य ठाकरे जहां जा रहे हैं, आदित्य ठाकरे की सभाओं में लाखों लोगों की भीड़ हो रही है। फिलहाल प्रकाश अंबेडकर अब इंडिया अलायंस में आ चुके हैं। मैं थोड़ी एक दो बातें बताकर बात खत्म कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में एक प्रहार जनशक्ति पार्टी, आप खत्म कर लो, आप शरद पवार की पार्टी तोड़ लो, आप बाला साहब की पार्टी तोड़ लो, शिवसेना तोड़ लो, एनसीपी तोड़ लो, मगर मराठी वोटर कहां जाएगा? मराठी वोटर प्रहार जनशक्ति पार्टी का जो है वो इंडिया अलायंस की ओर मुड़ने के संकेत मिल रहे हैं, वो भी शरद पवार की वजह से। अजीत, जब से ये उनके अध्यक्ष हैं बच्चू कडू ने कई नवनिर्दलीय और 2-3 अपने लोगों को लेकर एक दल बना रखा है, विधायक दल। उसके अध्यक्ष हैं बच्चू कडू। अब इनको अभी तक मंत्री पद दिया नहीं। देवेंद्र फडणवीस इसमें बड़े शातिर आदमी हैं, वो मंत्री पद सब अब नहीं पा सकते हैं, और वो उन्होंने नहीं दिया। तो महाविकास अघाड़ी में बच्चू कडू और तो विधायकों निर्दलीय विधायकों के जब वो नेता हैं, तो भाजपा ने उन्हें वादा करके भी नहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो पिछले दिनों शरद पवार को अपने घर पर चाय पीने के लिए बच्चू कडू ने बुलाया। वाह! और आज अमरावती में शंकर बाबा पाटकर थे पिछले दिनों, उनके आश्रम में पवार और बच्चू कडू की मुलाकात हुई, और मालूम पड़ रहा है कि बच्चू कडू शायद इंडिया अलायंस में आ जाएंगे। तो ये एक बात है। और अंतिम बात मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बड़ी खतरनाक जगहों पे कुछ चीजें दिखती बड़ी सरल हैं, मगर जाती बड़े डेंजरस पॉइंट पर है। दिख क्या रही हैं? अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार और सुप्रिया सुले और नाना पटोले और कांग्रेस सब मिलकर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि जो भी महाराष्ट्र की संपत्ति है, महाराष्ट्र के जो व्यवसाय हैं, वो गुजरात क्यों भेजे जा रहे हैं? यही पॉइंट है जो इलेक्शन में 2024 में उठने वाला, कि सब कुछ को आप भेजे दे रहे हैं गुजरात में। वो फॉक्सकॉन भेज दिया, हीरा मार्केट भेज दिया आपने, ये कपड़ा मार्केट भेज दिया, शेयर मार्केट की सुना है बिल्डिंग बन रही, वो भी वहां जा रहा है। अहमदाबाद से वो जो ट्रेन चलानी थी वो चलाई उन्होंने, फास्ट ट्रेन बहुत, और वो रोज आएगी बंबई और बंबई से वापस अहमदाबाद जाएगी। तो बंबई के सारे बिजनेस, सारे धंधों पर कब्जा करने का जो एक प्रयास चल रहा था गुजरात लाने का, उसमें वो लगभग सफल है। और शरद पवार और उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर एकदम होशियार हैं कि वे इस बात का प्रश्न उठाने के लिए तैयार खड़े हैं, और बाई द वे वो उठा भी रहे हैं कि ये मराठी अस्मिता पर लगातार हमला हो। अब मराठी अस्मिता पर अगर हमला हो रहा है तो उसका जवाब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे कैसे देंगे? देवेंद्र फडणवीस तो देंगे नहीं, देवेंद्र फडणवीस का कोई लेना ही देना नहीं, वो तो हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो मोदी जी की बात है। तो ये जवाब अजीत पवार को देना मुश्किल पड़ेगा, और इनको देना मुश्किल पड़ेगा एकनाथ शिंदे को। तो मित्रों, ये जो 41 सीटें हैं, ये बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी हैं। एक डायलॉग है, शोले पिक्चर में है, मुझे अचानक याद आया कि शोले पिक्चर में एक डायलॉग है कि वो जब संजीव कुमार के सामने वो
जया बच्चन तिजोरी खोलती है और सामने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन खड़े होते हैं, तो एक वॉइस ओवर गुजरती है, एक आकाशवाणी जैसी होती है कि ठाकुर तुमने अपनी तिजोरी दिखाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो तो चोर ही है, लुटेरे ही है, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। तो वही डायलॉग मुझे लगता है कि मोदी जी आपने बाला साहब की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी तोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। यूं आप सिंपली लड़ते तो आपको कुछ सीटें अच्छी मिल भी जाती, लेकिन अभी आपने अब जिस ढंग से मराठी अस्मिता का और गुजराती अस्मिता का एक प्रश्न, शिवसेना के प्रवक्ताओं से मेरी बात हुई और भी लोगों से मेरी बात हुई, एनसीपी के भी लोगों से बात हो रही है, वे लोग पूरी जंग में उतर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी पार्टी शरद पवार है, मेरे नेता शरद पवार हैं, वो कह रहे हैं मेरे नेता उद्धव ठाकरे हैं। तो सोचिए, बाला साहब ठाकरे की जो जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बात है और जो शरद पवार की एक जो मराठा पावर है, जब दोनों मिलकर सड़क पर उतरेंगे तो क्या हाल होगा 2024 में। क्या क्या इनकी 48 में 41 की गणित जो है वो क्या बरकरार रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल रहेगी। और ये अगर डबल डिजिट तक पहुंच जाते हैं तो बड़ी बात है। तो कल मैंने आपको जो एक मैथमेटिक्स बताई थी कि नॉर्थ ईस्ट में 25 में गायब और झारखंड में गायब, बिहार में गायब और पश्चिम बंगाल में और उसके बाद उड़ीसा तक में बताया था, तो उनकी करीब कितनी 68 सीटें कम हो गई थी। और यहाँ भी अगर आपकी 20-25 सीटें कम हो गई तो आपका भगवान, तो आपका ये जो 370 वाला है ना, वो आप छोड़ दीजिए, और 400 पार वाली तो वो आप कल्पना लोक में चले जाइए, है ना। आप 108 के अगल बगल है। तो आज महाराष्ट्र में भी आप 48 में से 41 नहीं पा रहे हैं, 48 में आप बहुत नीचे चले जाएंगे। और एक बार फिर वोट पड़ेगा तो बाला साहब ठाकरे की अस्मिता पर, वोट पड़ेगा तो शरद पवार के नाम पर, और मराठी अस्मिता एक होकर गुजराती अस्मिता से टकराने के लिए, टकराने का मतलब विरोध करने के लिए तैयार बैठी है। तो आज का यही था कि 25 साल पहले की एक पार्टी आपने तोड़ दी, शिवसेना। 50 साल पहले की बनी शिवसेना तोड़ दी, और 25 साल पहले बनी एनसीपी तोड़ दी, और कोई मैनेजर्स ले गए, उनके मैनेजर्स का मतलब चलाने वाले, पार्टी ले गए। तो क्या वोटर आज फिर मराठी अस्मिता के साथ है? तो दोस्तों, ये सारी बात आज महाराष्ट्र की थी। मैं थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना